हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। हाँ जी, देखिए लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग हार्टले ओसिलेटर को डिस्कस कर रहे थे और हार्टले ओसिलेटर के हमने उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, उसकी थ्योरी डिस्कस कर ली। अब मैथमेटिकल पार्ट जो है उसका मतलब गणितीय विश्लेषण करने वाले हैं हम लोग, तो उसके अंदर डेरिवेशन करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, मैथमेटिकल एनालिसिस की। मैथमेटिकल एनालिसिस, let's talk about mathematical analysis. मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। ठीक है, गणितीय विश्लेषण। देखो, इसका गणितीय विश्लेषण करना हम सब सर्किट बनाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, गणितीय विश्लेषण के लिए इसका तुल्य परिपथ निम्न प्रकार होगा। गणितीय विश्लेषण के लिए इसका तुल्य परिपथ निम्न प्रकार होगा। द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस इज इन दिस वे। देखो क्या है, हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, तो मेन चीज़ तो हम एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, फिर जो बाकी पोर्शन बचा उसका। तो एम्पलीफायर का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं वो तो ये जो HIE है वो ऐसे हो जाता है, और इधर हम लोग ये बना लेते हैं जिसको GMVBE बोल लो, या इसका दूसरा जो फॉर्म होता है उसको हम लोग करंट का वैल्यू होता है HFEIB। ये दोनों ही वैल्यू होते हैं, मतलब इसी को इसके इक्वल भी लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं ये। ठीक है, ये आता है चमकाना, ये आता है। यहाँ पर आप चाहो तो एक R0 लगा लेते हो, R0 भी आ जाता है, इसकी जगह RL भी लिख सकते हो या R0 लिख लो, है ना। इसके बाद में ये तो किसका हो जाता है, किसका हो गया ये हो गया एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट। और इसके बाद में यहां पर अगर मैं लगाऊं तो वो जो लगा सकता हूं क्या, ये तो इस ऊपर वाले पोर्शन का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ये तो। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला कनेक्ट कर दो, इधर से ये वायर आ गया, इधर से ये वायर आ गया। तो आप चाहो तो इधर से ऐसे ले सकते हो, जैसे ये वायर आ गया, ये लो, इधर से ये वायर आ गया, ये लो। ठीक है, जनरली हम लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं कि यहाँ पे V0 लिख दो ऐसा, यहाँ पर VBE होता है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उस टाइप से सर्किट नहीं है, ये थोड़ा ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में है, तो ये डायरेक्ट दिखता नहीं है अपने को कि ऐसे कैसे कनेक्टेड है, लेकिन ये इस वे में होता है। ठीक है, आप कई जगह बुक्स में देखोगे तो ये लाइन बनी हुई नहीं रहती, ये लाइन बनी हुई नहीं है, सॉरी, और ये लाइन इधर भी नहीं बनी हुई है, ये मतलब पूरी नहीं, ये यहाँ तक, ये इतना ही रहता है ऐसे, लेकिन एक्चुअल में तो ये इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो मैं वैसे ही बना देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इधर एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है और एक इंडक्टर कॉइल यहाँ पे लगी हुई है, एक येलो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये L1 है, ये L2 है, ये C है, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M है। ठीक है, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिकल बारखाउजेन का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से क्या होता है, ये डायग्राम, ये सर्किट है, ये छाप लेना। देखो, बारखाउजेन क्राइटेरिया से बारखाउजेन की कसौटी, बारखाउजेन कसौटी से, कसौटी का मतलब होता है शर्त, बाय बारखाउजेन क्राइटेरिया। देखो क्या होता है इससे, इसके अकॉर्डिंग ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होता है, 0 होता है ना ये। और बारखाउजेन ने ये बोला था कि ये 0 होना चाहिए अगर आप सर्किट को स्वतः उत्तेजित बनाना चाहते हो, सेल्फ एक्साइटेड बनाना चाहते हो तो, है ना। अब देखो
बार्क हाउजन ने Z1 Z2 Z3 बोला था, तो बार्क हाउजन के हिसाब से बात करूं तो ये Z1 है। अकॉर्डिंग टू बार्क हाउजन ये क्या है, ये Z1 है, ये Z2 है एक तरीके से, और ये क्या है Z3 है, ऐसा है Z1 Z2 Z3। तो देखो बार्क हाउजन के हिसाब से तो क्या हुआ, Z1 जो है वो हो गया, यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, तो इंडक्टर कॉइल के लिए ऐसे आता है JXL, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखो J ओमेगा XL मतलब ओमेगा L होता है इंडक्टर के लिए, तो ओमेगा L ऐसे हो गया, 1 के लिए है तो 1 ऐसे आया। लेकिन यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है, तो इंडक्टर कॉइल के लिए देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ रहा है, अन्योन्य प्रेरण भी हो रहा है, तो L1 अब L1 नहीं रहा, L1 प्लस M हो गया, तो ये L1 प्लस M हो गया ये, ठीक है। ये बात मैं इसको XL को 1 लिख देता हूं क्योंकि हम लोग 1 2 3 में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से Z2 की बात करूं तो JX2 हो गया, और J ओमेगा ये आ जाएगा L2 प्लस M, ये भी इंडक्टेंस ही है, ठीक है। Z3 कैपेसिटर है, और कैपेसिटर को ऐसे लिखते हैं XC लिखते हैं ना, तो ये हो गया कैपेसिटर जो है वो एक्चुअल में क्या आता है, इसको मैं इस तरीके से ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैपेसिटर को हम लोग लिखते हैं 1/j ओमेगा C, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो अभी फॉर्मेट बनाया, हम J को ऊपर लिखना चाहते हैं, तो J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो J नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो J हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो J स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्योंकि J क्या आयोटा ही तो है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस ओमेगा C, ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है ये इस तरीके से होता है, समझ आया। अब इंडक्टेंस में तो देखो ये तो प्रेरकत्व था, प्रेरक कुंडलिका था, तो उसमें तो हम लोगों ने ये M आ गया, लेकिन कैपेसिटर में तो कुछ M आएगा नहीं, ये तो इसमें तो कैपेसिटेंस आएगा, केवल C आएगा, तो C लिख दिया इसके अंदर। क्लियर है। अब देखो ये है X1 क्या हो गया, ये J से J हट गया, बाकी ओमेगा L1 प्लस M। ये पहले ये सब कुछ मैंने लिखना बताया है कॉलपिट के अंदर, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे X2 क्या है, ये जो है ओमेगा L2 प्लस M, और X3 जो है वो क्या है, X3 है J से, तो J तो कंपैरिजन में हट जाता है, बाकी जो बचा वो है -1/ωc, ये X3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये चीज़ें कैसे आती है ये मैंने पहले बता दिया बार्क-हाउज़न क्राइटेरिया के टाइम पे, साहब सब कुछ बताया था। अब देखो 2 3 4 का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, तो बाई 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 वैल्यू पुट करो। x1 का वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा L1 प्लस M, ओमेगा L2 प्लस M -1/ωc = 0, राइट। ये मिला मुझे। इसको आगे देखो, इसमें देखो इन दोनों के अंदर ओमेगा कॉमन आ गया, L1 प्लस L2 प्लस M प्लस M, ऐसे आ गया। ओमेगा कॉमन आ गया, L1 प्लस M, तो L1 प्लस M L2 प्लस M, ऐसे हो गया। और ये जो है इसको इधर भेज दो, ओमेगा C आ गया, ट्रांसफर कर दिया। इसमें देखो ओमेगा L1 प्लस L2 प्लस 2M हो गया, ठीक है। ये C को रख दिया इधर, ओमेगा को इधर ले आया, ठीक है। तो इधर ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। आगे देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, और इधर C तो पहले से था, ये बच गया। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 1 L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू C, ये मिल गया मुझे, ठीक है। ये मिला वैल्यू, तो ये क्या आ गया, कोणीय आवृत्ति हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका, हार्टले ऑसिलेटर का। न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, ये क्या आ गया, कोणीय आवृत्ति हो गया, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मुझे साधारण फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो देखो क्या होता है, सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f होता है, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई,
एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा का वैल्यू ये रहा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ सी L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये फॉर्मूला आ गया भैया, ये एक फॉर्मूला तो ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये मिल गया, ये फ्रीक्वेंसी का मिल गया, ये आवृत्ति का मिल गया, ये कोणीय आवृत्ति का मिल गया, ये अपना क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो गया, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी तो आ गया पर मतलब क्या हुआ अभी मैं बताता हूं। देखो ये जो है कोणीय आवृत्ति, इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, और इसका जो होता है या तो होता है हर्ट्ज में, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, जो भी होता है, बट हर्ट्ज आता है उसमें ना, और या फिर होता है चक्कर पर सेकेंड या पर सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स आ जाता है, या सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड भी आ जाएगा, चक्कर प्रति सेकेंड, ये आता है। ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, तो जब भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको फॉर्मूले बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे आपके, क्या आएगा, जैसे ऐसा आ जाएगा, हार्टले ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी पता करो, जबकि L1, L2 और M के वैल्यू ये पता है, ये दे दिया, या इनमें से F का वैल्यू गिवन होगा, कुछ और पूछ लेगा, मतलब एक अननोन होगा, बाकी की सारी चीजें पता होगी, एक पता करना होगा आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बट आपको मेन चीज है कि ये पता हो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हार्टले का आ गया या कोलपिट का आया है या क्लेप का आया, किसका आया, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा ना। तो हार्टले और कोलपिट इन दोनों पे आते हैं जनरली न्यूमेरिकल, तो आपको इनके लास्ट के जो फॉर्मूले है ना, ओमेगा, ए फ्रीक्वेंसी का या ओमेगा का, वो ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये चमका। अब इस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया, इस एफ का वैल्यू आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज का मतलब, 10 हर्ट्ज का मतलब है कि ये 10 चक्कर प्रति सेकंड करेगा। कौन करेगा 10 चक्कर प्रति सेकंड, कौन करेगा, वो कौन करेगा, उसके बारे में बात करते हैं, इधर आओ। इसका मतलब है कि हम लोग हार्टले का सर्किट पढ़ रहे हैं, और हार्टले का सर्किट पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सिग्नल चलेगा। सिग्नल का मतलब है कि मान लो आप गाना चला रहे हो या जो भी है, तो जो भी आपका सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर इसके अंदर चलेगा, तो इसके अंदर जो दोलन करेगा सिग्नल, ऑसिलेशन करेगा, उस ऑसिलेशन की दोलन की जो आवृत्ति है वो कितनी होगी, 10 होगी। मतलब जो सिग्नल होगा इसके अंदर अगर हार्टले में चला रहे हो तो 10 चक्कर प्रति सेकंड करेगा। 10 हर्ट्ज का मतलब ये है, उस फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मतलब ये है कि जो सिग्नल है वो उतने चक्कर करेगा पर सेकेंड, तो इसके अंदर साइकिल उतने होंगे पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है, ठीक है, ये चीज है भैया। क्लियर है। दूसरी चीज देखो, यहां से ये पता चला कि F जो है L1 पे डिपेंड कर रहा, L2 पे डिपेंड कर रहा, M पे डिपेंड कर रहा और C पे डिपेंड कर रहा। इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है, और इनके वैल्यू अगर बढ़ेंगे तो F का वैल्यू कम होगा। चमका। तो इन 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये बात समझ में। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, वो न्यूमेरिकल्स में काम में आता है, जो हमने उसमें भी पढ़ा था, किसके टाइम पे, कोलपिट के टाइम पे बताया था मैंने। HFE का वैल्यू है ना ग्रेटर देन होना चाहिए L1 प्लस M से अपॉन L2 प्लस M से। HFE का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए, HFE का वैल्यू। तो आपको इससे ज़्यादा होगा तभी अपना जो हार्टले का सर्किट है ना, ये सही तरीके से काम करेगा। सही तरीके से काम करने का मतलब है ये बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, बार्कहाउज़ेन की कसौटी की पूर्ण करेगा। तो F का ये वैल्यू होगा, HFE का वैल्यू अगर हार्टले के लिए बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू इससे कम होना चाहिए, ये बोलो कि HFE का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको ये मान लो ये वैल्यू दे दे कि L1, L2 और M का वैल्यू दे दे और HFE का वैल्यू दे दे, और आपको ये पूछा जाए कि ये सर्किट बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया को पूर्ण करेगा कि नहीं, या ये स्वतः उत्तेजित दोलित्र को तरह काम करेगा कि नहीं, सेल्फ एक्साइटेड ऑसिलेटर होगा कि नहीं, या आपको बोल दे बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कि नहीं। तो उसके लिए आपको ये चेक करना है कि HFE का वैल्यू इससे ज़्यादा है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं करेगा। क्लियर। ये चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 1-2 लाइन लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ये बातें लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पे लिख लो। अतः
देखो ये जो थ्योरी है ना, मतलब ये मेन तो डेरिवेशन था, इसके बाद में इसकी जो थ्योरी है 1-2 लाइन, क्योंकि कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखो, जब खत्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी लिख दो। अगर कई जगह पे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ तो भी लिख दिया करो। जैसे एग्जाम में होता है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं, तो उसमें लिखने के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी आंसर राइटिंग करो ना तो उसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखा करो, मतलब कोई भी डेरिवेशन भी लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें लिख दो उसके बारे में, जब खत्म हो जाए तो उसका जो कंक्लूजन निकले या कोई फॉर्मूला निकल के आए लास्ट में तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख के फिर उसको फिनिश कर दिया करो। तो वो एक क्या मतलब स्टार्टिंग और फिनिशिंग एक अच्छा सा दिखता है और इन्फॉर्मेशन भी कवर हो जाती है, तो मार्क्स भी अच्छा आता है। ठीक है, ये तरीका होता है। बाकी तो नॉलेज भी मैटर करता है, मार्क्स भी मैटर करते हैं, दोनों चीज़ें मैटर करती है। तो लिखो फ्रीक्वेंसी का हार्टले 2 लीटर, हार्टले 2 लीटर में संकेत की आवृत्ति, हार्टले 2 लीटर में संकेत की आवृत्ति, हार्टले 2 लीटर में संकेत की आवृत्ति L1 L2 तथा M, L1 L2 M तथा C पर निर्भर करती है। हार्टले 2 लीटर में संकेत की आवृत्ति L1 L2 तथा L1 L2 M तथा C पर निर्भर करती है। L1 L2 M तथा C पर निर्भर करती है। द फ्रीक्वेंसी of the signal in Hartley oscillator, the frequency of the signal in the Hartley oscillator depends, the frequency of the signal in the Hartley oscillator depends on L1 L2 M capital M and C, L1 L2 M and C, इन चारों पे डिपेंड करती है। इनके वैल्यूज अगर बढ़ाएंगे तो एफ का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि नीचे के वैल्यू बढ़ेंगे तो एफ का वैल्यू कम ही होगा। यदि इन सभी राशियों के मान बढ़ते हैं, यदि इन सभी राशियों के मान बढ़ते हैं तो आवृत्ति का मान कम होता है। यदि इन सभी राशियों के मान बढ़ते हैं तो आवृत्ति का मान कम होता है। यदि इन सभी राशियों के मान बढ़ते हैं तो आवृत्ति का मान कम होता है। If all these values increases, if all these parameters या values increases, then frequency of the oscillator decreases, then frequency of the oscillator decreases, then frequency of the oscillator decreases, then frequency of the oscillator डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर। चलो, ये हार्टले ऑसिलेटर कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट ऑसिलेटर और बचा, आरसी फेज शिफ्टर, वो बढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आरसी फेज शिफ्टर वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। ठीक है, ओके।